लंबा कोट पहने एक अज्ञात व्यक्ति जापान का एक बैंक लूटता है। पर यह कोई आम बैंक रॉबरी नहीं होती। इसमें ना ही किसी गन का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही किसी को बंदी बनाया जाता है। इस अजीबोगरीब बैंक रॉबरी का मकसद न सिर्फ पैसे लूटना बल्कि कुछ और भी होता है। तो क्या होता है इस डकैती के पीछे का कारण, जानेंगे आज के इस केस में। 1948 में क्या हुआ था ये तो हम सभी जानते हैं। जापान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव जिसने वर्ल्ड वॉर 2 जैसे घमासान युद्ध का रूप ले लिया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए जिसके चलते जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान देश पूरी तरह से तहस नहस हो गया और अमेरिका जापान को रूल करने लगा। ऐसे महायुद्ध के चलते जापान में गरीबी, भूखमरी और बीमारियों की समस्या बढ़ने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 के 3 साल बीत गए पर हालातों में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आया और तभी यानी 26 जनवरी 1948 से शुरुआत होती है कहानी हमारे केस की। ये अनजान शख्स इंपीरियल बैंक ऑफ जापान नाम के एक बैंक में घुसता है। बैंक के 21 एम्प्लॉयज में से ब्रांच डायरेक्टर समेत 7 उस दिन सिक लीव पर होते हैं। उसने ब्राउन कलर की लंबी जैकेट पहनी होती है और अपने एक बाजू पर बैंड पहना होता है। वो एम्प्लॉयज को कहता है कि इन दिनों एक बीमारी तेजी से फैल रही है और गवर्नमेंट लोगों के बचाव के लिए सभी को फ्री में दवाई मुहैया करवा रही है। दोस्तों, यहाँ कोविड और कोविड वैक्सीन के एग्जाम्पल से आप इस सिचुएशन को बेहतर समझ पाएंगे। पहले तो बैंक के एम्प्लॉयज को उस शख्स की बातों पर यकीन नहीं होता और वो दवाई लेने से हिचकिचाते हैं, पर फिर उसके जोर डालने पर एम्प्लॉयज दवाई लेने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सभी को निर्देश देता है कि दवाई आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए आपको इसे एक घूंट में पीना होगा। इतना ही नहीं, वो एक छोटे से ढक्कन में दवाई डालता है और सबको पीकर भी दिखाता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। बैंक के सारे एम्प्लॉयज एक एक करके दवाई का डोज लेते हैं। कुछ ही देर बाद कुछ एम्प्लॉयज के गले में खराश महसूस होने लगती है, जिस पर डॉक्टर यानी कि हमारी कहानी का ये अनजान शख्स सबसे कहता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 15 मिनट के अंदर अंदर एम्प्लॉयज बेहोश हो जाते हैं और डॉक्टर अपना सारा सामान समेट कर रफू चक्कर हो जाता है। वो भागने से पहले बैंक से 1,60,000 येन कैश और 17,000 येन की अमाउंट का चेक चुरा लेता है। अचानक एक एम्प्लॉय को होश आ जाता है और वो पुलिस को खबर कर देता है। 10 में से 4 एम्प्लॉयज की वही के वही मौत हो जाती है। 6 एम्प्लॉयज जिंदा होते हैं जिनको पुलिस नजदीकी हॉस्पिटल ले जा रही होती है। उनमें से 2 की रास्ते में मौत हो जाती है। उन 6 में से 4 एम्प्लॉयज जिंदा बचते हैं। पुलिस तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस बचे हुए 4 एम्प्लॉय से उस आदमी का स्केच बनवाती है, जिसमें एक बात साफ होती है कि उसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच थी। यहाँ 2 सवाल पुलिस को परेशान कर रहे थे। एक ये कि उसने बैंक में इतना सारा पैसा पीछे क्यों छोड़ दिया, और दूसरा ये कि अगर दवाई में जहर मिला था तो वो खुद दवाई पीने पर कैसे बच गया। चारों एम्प्लॉयज ने पुष्टि की कि उसने उसी बोतल से दवाई पी थी जिससे उसने बाकियों को पिलाई थी। पुलिस को ये भी पता लगा कि उस शख्स ने जो चेक बैंक से चुराया था वो उसने पास के ही किसी बैंक में जाकर जमा करवाया है। पुलिस ने बैंक में जाकर पूछताछ की पर वहाँ इस्तेमाल किया गया नाम और एड्रेस दोनों ही नकली थे। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि पिछले साल यानी 1947 के अक्टूबर में भी एक ऐसा ही किस्सा किसी और बैंक में हुआ था। यानी कि इसके ठीक 3 महीने पहले किसी अनजान शख्स ने बैंक में जाकर डॉक्टर होने का दावा किया, सभी को सेम कहानी सुनाई और दवाई भी पिलाई। पर जब उसने देखा कि दवाई का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो वहां से निकल गया। इसी के चलते इस बात पर कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई। ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि जैसे डॉक्टर पहली बार अपनी दवाई को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। 20 जनवरी 1948 के दिन इस घटना के 1 हफ्ते पहले भी वो टोक्यो के किसी बैंक में जाकर हूबहू यही कहानी सुनाता है। पुलिस पता लगाती है कि वो पिछले दोनों बैंक्स में अपना कार्ड देता है, पर दोनों कार्ड्स में उसका नाम अलग अलग होता है। जहां एक कार्ड पर दिया गया नाम नकली होता है, दूसरे कार्ड पर जो नाम होता है पुलिस उस नाम के शख्स को ढूंढ निकालती है। वो नाम होता है डॉक्टर मत्सुई का। पुलिस डॉक्टर मत्सुई से पूछताछ करती है, पर उनका कहना होता है कि घटना के वक्त वो किसी मीटिंग में थे।
उनके कई साथी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। डॉक्टर मत्सुई पुलिस के आगे एक ऐसी बात रिवील करते हैं जिससे पुलिस को सारी कड़ियां जोड़ने में आसानी हो जाती है। डॉक्टर मत्सुई बताते हैं कि उनके पास इस तरह के सिर्फ 100 कार्ड्स ही थे और वो अपना कार्ड तभी किसी को देते थे जब सामने वाला भी उन्हें अपने कार्ड देता। डॉक्टर मत्सुई की इस आदत के चलते पुलिस ने उन सारे लोगों का पता लगाया जिनके साथ उन्होंने कार्ड्स एक्सचेंज किए थे। 100 में से 92 कार्ड्स डॉक्टर मत्सुई पहले ही दे चुके थे। इस दौरान पुलिस के पास उन एम्प्लॉयज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई जिनके बैग में दवाई पीने से मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये बात निकल कर आई कि दवाई में साइनाइड, जो कि एक बेहद हानिकारक पॉइजन है, वो मौजूद था। अब सवाल ये आता है कि अगर उस दवाई में पॉइजन था, फिर वो शख्स कैसे जिंदा बच गया? उसने भी तो उसी बोतल से दवाई पी थी। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसने दवाई की बोतल में ऑयल डाला हुआ था और ऑयल हमेशा किसी भी लिक्विड के साथ घुलता नहीं है, वो उस लिक्विड के ऊपरी परत पर तैरता रहता है। डॉक्टर ने अपने लिए पॉइजन वाली दवाई नहीं बल्कि उसके ऊपर तैर रही ऑयल की परत ढक्कन में डाली थी, जिसने उसे सबके सामने पिया। इसी कारण डॉक्टर के बाद जिन 4 एम्प्लॉयज ने दवाई पी थी वो भी जिंदा बच गए। पुलिस को केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए करीब 6 महीने हो गए थे। इस वक्त तक उन्होंने उन 8 सस्पेक्ट्स का भी पता लगा लिया था, पर उन 8 में से पुलिस ने सिर्फ एक पर ही ज्यादा फोकस किया क्योंकि उसकी शक्ल एम्प्लॉयज ने जो हुलिया बताया था उससे काफी मिलती जुलती थी। ये सस्पेक्ट था करीब 50 साल की उम्र का सादामिची, जो एक पेंटर और आर्ट टीचर था। पुलिस ने इस पर इसलिए इतना गौर किया क्योंकि ये पहले भी 4 बार नकली चेक्स बैग में जमा करवाने की कोशिश में अरेस्ट हो चुका था। पुलिस ने जब इससे पूछा कि डॉक्टर मत्सुई का कार्ड इसके पीछे कैसे आया, तो इसने कहा कि इसके वॉलेट 4 महीने पहले खो चुका था, जिसके चलते सारे कार्ड्स यहाँ से वहाँ हो गए थे। इसके बारे में दूसरी बात जो पुलिस को पता लगी वो ये थी कि इस शख्स ने बैंक वाले हादसे के 1 हफ्ते के अंदर अपने बैंक अकाउंट में 1,30,000 येन जमा करवाए थे। जब पुलिस ने उससे इस रकम के बारे में पूछा तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस वजह से पुलिस का शक और गहरा होता चला गया। पुलिस ने सादामिची हिरासावा को अरेस्ट कर लिया और कड़ी जांच पड़ताल के लिए टोक्यो ले गई। वहाँ पुलिस ने उसकी आइडेंटिफिकेशन करने उन 4 एम्प्लॉयज को बुलाया जो जिंदा बच गए थे। हैरानी की बात तो ये है कि चारों एम्प्लॉयज के मुताबिक ये वो शख्स नहीं था। पुलिस ने अगले 3 दिनों तक इससे बिना खाने या सोने के पूछताछ की, जिसके बाद इसने कबूल कर लिया कि उस हादसे का मास्टरमाइंड यही था। पर जब उसकी कोर्ट में पेशी हुई तब उसने इन सारी बातों को झुठला दिया और कहा कि पुलिस ने उसके साथ टॉर्चर करके उससे झूठा बयान दिलवाया है। इसी बीच 2 हॉस्पिटल्स ने इस केस से जुड़े कुछ चौंका देने वाले खुलासे किए। उनके मुताबिक जो केमिकल उस दवाई में पाया गया था उसका कनेक्शन जापान के मिलिट्री से था। जापान आर्मी की एक गोपनीय स्पेशल यूनिट हुआ करती थी जो ऐसे केमिकल्स को इंसानों पर टेस्ट किया करती थी। तो आखिर वो केमिकल सादामिची के हाथ कैसे लगा? न उसने इस यूनिट में कभी काम किया था और न ही उसका इससे कुछ भी कनेक्शन था। पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि इस केस को अंजाम देने वाला कोई सोल्जर या डॉक्टर है जो पहले इस यूनिट में काम कर चुका है। वहीं सादामिची अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार नकारता रहा। बैंक में नकली चेक्स जमा करवाने वाली बात पर सादामिची का ये कहना था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसे चीजें भूलने की बीमारी है। अपने इस दावे को सच साबित करने सादामिची ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश किए। 2 साल लंबे केस के बाद 24 जुलाई 1950 के दिन कोर्ट ने सादामिची को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई। ताज्जुब की बात यह है कि कोर्ट के फैसले के बावजूद सादामिची को कभी फांसी नहीं हुई। उसकी अपील्स लगातार रिजेक्ट कर दी जा रही थी और उसने अगले 40 साल सलाखों के पीछे बिताए। इन 40 सालों में उसने 1300 से भी ज्यादा पेंटिंग्स बनाई और 95 की उम्र में एक बीमारी के चलते अपनी जान गंवा दी। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि इस ऑपरेशन के पीछे अमेरिका का हाथ था, जबकि कुछ का कहना था कि इसमें कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है जिसका मकसद पैसे चुराना नहीं बल्कि लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर पॉइजन को टेस्ट करना था। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।